क्या आप अभी हम जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में कोई प्रेशर ग्रुप्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं? एक धर्मांतरण विरोधी कानून नहीं बनाया क्या? जी सर। उसके क्या है सेलिएंट फीचर्स? अच्छा, ये नैनो यूरिया और गोल्ड यूरिया ये दोनों क्या है? ब्यावर को जिला बने 2 साल हो गए। जी सर। इन 2 सालों में ब्यावर में क्या बदलाव आया और अगले 10 साल में आप ब्यावर को किस स्तर पर देखना चाहते हैं? आइए आइए। नमस्कार सर। नमस्कार, बैठिए। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। अखबार पढ़ रहे हैं आप रोज? जी सर। जी सर। अच्छा, जब कोई भी घटना होने के 5 मिनट के अंदर आपके फोन पर होती है तो दूसरे दिन, पूरा दिन बीत जाने के बाद, पूरी रात बीत जाने के बाद दूसरे दिन अखबार की क्या उपयोगिता है? जी सर। सर, अखबार की सबसे बड़ी रिलेवेंस जो है सर, वो ये जो डिजिटल इंफॉर्मेशन होती है सर, एक तो उस अखबार की जो सत्यता है वो आज डीप फेक के जमाने में सबसे ज्यादा है सर। क्योंकि डिजिटल इंफॉर्मेशन में कई बार फेक इंफॉर्मेशन का खतरा रहता है, जबकि अखबार एक सत्य जानकारी का स्रोत होता है सर। और दूसरी सर, अखबार की विश्वसनीय इस वजह से भी है क्योंकि ये समाज के प्रत्येक वर्ग तक उसकी पहुंच होती है। ग्रामीण पृष्ठभूमि में जहाँ पर डिजिटल कनेक्शन का अभाव होता है या कई बार जो टेक्निकल फ्रेंडली लोग नहीं होते, उनके लिए भी जो है सर इनकी इन्फॉर्मेशन की रिलेवेंस होती है। तो सर, अखबार दोनों ही प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सर। राजतंत्र की 2 सबसे अच्छी बातें बताओ। जब राजतंत्र हुआ करते थे जी तब सर, डिसीजन मेकिंग सेंट्रिक पावर के पास होने के कारण डिसीजन मेकिंग जो है वो काफी फास्ट हो जाती थी सर। सबसे पहली मजबूती से मुझे राजतंत्र की ये लगती थी। और बाकी ये कि ये कह सकते हैं कि सॉरी सर, मैं एक ही जो है मजबूती याद कर पा रहा हूँ। अच्छा, ऐसे ही लोकतंत्र की 2 आलोचना करो। जी सर। सर, लोकतंत्र वैसे तो एक काफी अच्छा सिस्टम है सर। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र के जो विभिन्न रूप है सर, जैसे संसदीय शासन प्रणाली और इनमें तो कई बार कोएलिशन गवर्नमेंट्स बनती है, तो उनमें कई बार होता है कि डिसीजन मेकिंग की जो पावर्स जो होती है सर वो स्लो हो जाती है। और दूसरा है, हम कहते हैं कि कई बार विभिन्न वर्गों के समावेशन के कारण जो है वो गतिरोध की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। तो ये मैं 2 कमियां सर सोच पाया। क्या आप अभी हम जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में कोई प्रेशर ग्रुप्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं? जी सर। बताएं कुछ प्रेशर ग्रुप्स। जी सर। सर, विभिन्न प्रकार के प्रेशर ग्रुप्स है, जैसे कि ट्रेड यूनियंस का जो ग्रुप्स होता है, कई बार वो प्रेशर क्रिएट करते हैं। कई बार एनजीओ और सिविल सोसाइटी जो होती है वो भी एक प्रेशर ग्रुप का काम करती है। और कई बार जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण भी जो है प्रेशर ग्रुप का जो है कार्य करते हैं। महिलाओं के साथ कोई ऐसी समस्या बताइए जिसको लेकर अब उन्हें कोई आंदोलन की जरूरत है। जी सर। सर, वैसे तो अभी एक तात्कालिक आंदोलन की जरूरत महिलाओं को लेकर नहीं है, क्योंकि हम लगातार जो है सुधार कर रहे हैं। फिर भी यदि आंदोलन की बात करें, क्रांतिकारी स्तर पर परिवर्तन की बात करें, तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में जो है सर महिलाओं का पार्टिसिपेशन देना, उच्च पदों पर महिलाओं की जो नियुक्तियां करना, ऐसा मुझे लगता है कि किया जाना चाहिए। इवन न्यायपालिका में भी उच्च पद जो होते हैं सर, उनमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम है। तो इस स्तर पर मैसिव चेंजेस के लिए जो है वो परिवर्तन किए जा सकते हैं। भारत में औपचारिक बजट की शुरुआत कब हुई? सर, मैं सर एग्जैक्ट सन याद नहीं कर पा रहा, सॉरी सर। ठीक है। ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर लंबे समय तक शासन रहा। जी सर। ठीक है। कुछ 4 ऐसी बातें बताइए जिसके लिए हमें उनका थैंकफुल होना चाहिए। जी सर। सर, वैसे तो सर ब्रिटिशर्स की जो मेंटेलिटी थी सर, वो साम्राज्यवादी और औपनिवेशिकवादी मेंटेलिटी थी। उन्होंने अपने जो सामाजिक व्यवस्था को या अपने जो उपनिवेशकरण या आर्थिक शोषण को मजबूत करने के लिए कुछ काम किए थे। ये उनके पक्ष में थे, पर हो सकता है कि उनके जो किए गए प्रयास है सर वो हमारे पक्ष में हो गए। इसमें सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो है वो रेलवे लाइन्स का जो निर्माण उस समय करना, ये मान सकता हूँ सर। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा जो उन्होंने स्थापित किया, जो आगे हमारे लिए जब नए लोकतंत्र के जब हम प्रवेश किया तो उसको जो कंटिन्यू करने के लिए हमारी आसानी रही। तीसरा, हमें जो संवैधानिक आधार प्रदान किया, जो 1935 का जो एक्ट है सर, ये इंसेंटिव्स जो है सर वो उन्होंने अपने प्रयोग के लिए किए थे, परंतु उनकी वजह से जो संस्थागत ढांचे स्थापित हुए उनसे सर हमें मदद मिली सर। क्या आपको लगता है 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है वो संघवाद को स्क्रैच करेगा?
सर वन नेशन वन इलेक्शन के जो ये कंसेंस के रूप में जो है संघवाद को देखा जा रहा है, पर ऐसा नहीं है कि ये संघवाद को पूरी तरह से या किसी भी प्रकार से क्रैश करेगा। हो सकता है कि जो स्थानिक पार्टी जो है सर, उनके स्थानीय मुद्दे जो है वो कई बार दब सकते हैं, परंतु बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से जो हमारी संघवाद की जो भावना है सर वो ठेस पहुंच जाएगी। क्योंकि भारतीय मतदाता सर इतना जागरूक है कि हम ये भी देखते हैं कि सेम ईयर में जब इलेक्शन होते हैं तो स्टेट में अलग पार्टी की सरकार आती है, जबकि उसी स्टेट में अलग पार्टी की जो है सर दूसरी पार्टी की सरकार सेंट्रल में इलेक्शन जीत के आती है। तो हम मान सकते हैं कि भारतीय मतदाता धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, और अगर टेक्निक्स जो है बढ़ेगी तो संघवाद सर इस प्रकार से क्रेश। आप वोट डालते हैं? जी सर। किस आधार पे देते हैं आप किसी को भी वोट? मैं सबसे पहले सर आधार जो चुनता हूँ वो उस व्यक्ति का जो एजेंडा क्या है विकास का, और मुझे किस प्रकार से जो है मेरी जो मांगे उनसे जुड़ी हुई है वो किस प्रकार से परिपूर्ण हो रही है। यदि ये दोनों ही बातों को सर मैं अगर परिप्रेक्ष्य में वो पूरा कर पाते तो मैं उन्हें वोट देता हूँ। गुड सर। राजस्थान सरकार ने अभी कौन कौन से बिल पास किए हैं? जी सर। सर अभी जन विश्वास अधिनियम पास किया है। इसके साथ ही अशांत जो क्षेत्र हैं सर उनमें जो संपत्ति के संबंध में जो है विधेयक पास किए सर। मैं अशांत क्षेत्र कौन से हैं? जो सांप्रदायिक रूप से जो प्रभावित होते हैं, या कई बार ऐसे क्षेत्र जो जिनमें मॉब लिंचिंग या फिर सांप्रदायिक सौहार्द की घटनाएं बिगड़ने का जो खतरा रहता है सर, उन्हें अशांत क्षेत्रों की जो सूची में शामिल किया। ऐसे कुछ अशांत क्षेत्रों के नाम भी हैं क्या? नहीं सर, अभी उसको डिफाइन नहीं किया गया। डिफाइन नहीं किया। जन विश्वास किस चीज का है? जी सर। सर जन विश्वास अधिनियम के तहत जो है वो छोटे मोटे जो अपराध होते हैं सर, उनको जो है अपराध में जो दंड की जो श्रेणी है उसे घटाकर जो है वो आर्थिक दंड किया गया है। उसमें जो है सजा के रूप में जो है जेल। ऐसे कोई अपराध या जो आपके ध्यान में हो जिनमें ऐसा किया है? जी सर। सर जैसे बिजली चोरी के जो कुछ मामले जो है अगर देखने को मिलते हैं तो उन मामलों में किया गया है। इवन जो जयपुर में सीवरेज कनेक्शन और जो वाटर मैनेजमेंट जो रूल है सर उनमें चेंजेस किया गया है, जिससे अगर आप पानी का अवैध कनेक्शन लेते हैं तो इस प्रकार के जो छोटे मोटे अपराध है सर उन अपराधों में ऐसा किया गया। एक धर्मांतरण विरोधी कानून नहीं बनाया क्या? जी सर बना। उसके क्या है सेलिएंट फीचर्स? जी सर। सर इसमें संस्थागत या व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यक्ति का धर्मांतरण करवाते हैं तो उसके लिए जो जुर्माने के जो प्रावधान किए गए, और यदि बार बार ऐसा किया जाता है तो उसमें सर जेल के प्रावधान है सर। एग्जैक्ट प्रावधान सर अभी मैं याद नहीं कर पा। अच्छा, एक जो आपका जिला है जी सर, उसके लिए इंग्लिश का टर्म है बी अवेयर। जी सर। तो क्या बी अवेयर से बना है क्या ब्यावर? जी सर। सर ऐसा बिल्कुल है सर, क्योंकि ब्यावर जो है एक छावनी के रूप में इसका गठन जो है 1818 के करीब मेरवाड़ा बटालियन का लिए किया गया था। तो उस छावनी के बाहर बी अवेयर के बोर्ड लगे रहते सर। इस वजह से धीरे धीरे लोगों ने उस शहर का वास्तविक नाम नवनगर था, और नया नगर जो भी स्थानिक निवासी है वो आज भी इसे नया नगर या नवनगर ही कहते हैं सर। नवा शहर। और जबकि वो बी अवेयर के बोर्ड की वजह से जो बाहरी प्रोनाउंसिएशन है सर वो ब्यावर हो गया। और नवा शहर क्यों कहते हैं स्थानीय? जी सर। सर मेरवाड़ा बटालियन के समय एरिक डिक्सन ने इस शहर की स्थापना की थी, और ये नए औद्योगिक तर्ज पर इस शहर की स्थापना की गई थी। इस वजह से सर इसे नया शहर कह देते हैं। या ये वाकई में अभी बना, हाल फिलहाल या बना है जिला या शहर, इसलिए नवा शहर कहते थे? नहीं सर, ये 1818 से ये परंपरा चली आ रही है। अच्छा, एक मगरा है। जी सर। मगरा बेल्ट बोलते हैं इस एरिया में। जी सर। वो मगरा क्या है, और मगरा कौन कौन से और जिलों में है राज्य की? जी सर। सर मगरा बेल्ट जो है सर ब्यावर, राजसमंद, पाली, चित्तौड़ और इस क्षेत्रों में सर ये पाया जाता है। इसमें सर 5 जिले शामिल, इसमें भीलवाड़ा का क्षेत्र भी जो है सर शामिल है सर। मगरा बेल्ट इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पर अरावली की जो पहाड़ियां हैं, टोडगढ़, अरावली हिल्स और इस प्रकार के जो है सर, इस वजह से इसे मगरा बेल्ट बोलते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा पठारी या उभरा हुआ जो है क्षेत्र है सर। आप पारंपरिक खेल खेलते हैं, जैसे कि मैंने देखा कि आप चरभर खेलते हैं। जी सर। और कोई पारंपरिक खेल हैं जिनके आप नाम बता सकते हैं? जी सर। चरभर के अलावा? जी सर। सर राजस्थान के बहुत सारे जो है पारंपरिक खेल है सर। इसमें जैसे गड्ढा खेलना, छापा खेलना, गिल्ली डंडा खेलना और मार दड़ी खेलना, सतोलिया खेलना सर, इस प्रकार के खेलों को मैं याद। तो ये पारंपरिक खेल ऐसे ही क्यों रह गए? एक विस्तृत जैसे अच्छे खेल होते हैं जिनके नियम है वगैरह है, वैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक क्यों नहीं पहुंच पाए? आपको क्या लगता है? जी सर।
सर इसका सबसे प्रमुख कारण तो ये रहा क्योंकि हम इनके लिए नियमावली और क्रमबद्ध करना सर हमने किया नहीं। जैसे ये जो चरबर गेम है सर, इसका तो इंटरलाइजेशन हो रखा है क्योंकि इसको रोमन एम्पायर से भी ये चलता आ रहा है सर। बाकी जितने भी गेम है जैसे मारदड़ी, उनके लिए हम नियमित नियम नहीं बना पाए और जो राज्य स्तर पर या फिर ब्लॉक स्तर पर जो प्रतियोगिता का आयोजन जो नहीं करवा पाए, इस वजह से सर ये पारंपरिक गेम जो है आगे नहीं बढ़े सर। अभी कौन सा चंद्रयान मिशन अब इंडिया लॉन्च करने वाला है? सर चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेंगे। चंद्रयान 4, उसके लिए कोई लैंडिंग साइट भी ट्रेस की है क्या अभी? जी सर। वहां पर सर हमने दक्षिणी ध्रुव के पास जो है वो लैंडिंग साइट ट्रेस की है। वो सर मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ, 80 से लगाकर 90 डिग्री एक्सांस के बीच में जो है सर वो C2 और C1 जो सेंटर है सर, उसके पास जो इसको डिसाइड। अच्छा, ई सिगरेट क्या होती है? जी सर। सर ई सिगरेट जो होती है सर वो इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो है सर कुछ मादक पदार्थों को जो इसमें भरा जाता है और उससे जो है सर धुआं जो है वो खींच कर जो है निकाला जाता है सर। उसकी जो रिफिलिंग होती है वो काफी दिनों बाद करनी पड़ती है। इसमें सामान्यतः जो है वो एक लिक्विड फॉर्म में जो है उसको रखा जाता है और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जब उसको यूज किया जाता है तो उससे सर धूम्रपान। अभी कोई इंटरनेशनल कंपनी है जो ई सिगरेट बनाती है, वो चाहती है कि भारत सरकार इस पे लगा बैन हटा दे। समझ चाहता हूँ सर मुझे उसके बारे में। थैंक यू सर। जितने भी ये मादक पदार्थ होते हैं, ठीक है, इनसे कैंसर होता है। जी सर। है ना? तो फिर गवर्नमेंट इनको बंद क्यों नहीं कर देती है? जी सर। सर मादक पदार्थों को सर एकाएक से बंद नहीं किया जा सकता। ऐसा इस वजह से है कि जो पब्लिक ऑर्डर या पब्लिक डिमांड भी जो है काफ़ी हद तक जो इसकी रहती है। यदि एक प्रकार से एकाएक से बंद कर दिया जाएगा तो कंजप्शन जो लोग कर रहे हैं, जो इसके हम जो आदि लोग हैं सर, वो इसका एकदम से जो प्रोटेस्ट करेंगे। दूसरा सर ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू का काफ़ी बड़ा जो है स्रोत है सर। इस वजह से मैं मानता हूँ कि मादक पदार्थों को एकाएक से जो बंद नहीं किया जा सकता। रेवेन्यू का स्रोत होने पे बीमारियां बेच देंगे क्या सर? ऐसा जितने भी है तो आप कितनी बीमारियां हो रही है उनसे, ठीक है, तो गवर्नमेंट को ऐसा हक है करने का? जी सर। सर गवर्नमेंट इसका किसी भी प्रकार से प्रचार नहीं करती है। इवन गवर्नमेंट जो है इसको रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास भी करती है सर। लेकिन इनडायरेक्टली तो कह रही है बेच सकते हो। ऐसा इस वजह से क्योंकि सर मानव स्वभाव की जो प्रकृति होती है सर, उसमें जो इनकी जो कंजप्शन जो होता है, यदि हम एकाएक से रोकते हैं तो उसके जो कई साइड इफेक्ट भी जो हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको कहे कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हो और आपके कंट्रोल में ये हो तो आप क्या बंद कर दोगे? नहीं करूंगा सर। ऐसा इस वजह से इसके प्रयोग को धीरे धीरे कम किया जा सकता है सर, क्योंकि यदि इसके प्रयोग को एकाएक से हमने बंद कर दिया तो अवैध प्रकार की जो तस्करी है और जो अवैध तरीके से जो इन चीजों को बनाते हैं सर, उनका मार्केट काफी बड़ा हो जाएगा और इससे जो संगठित अपराध जो है इससे बढ़ने का खतरा रहेगा। तो मैं ऐसा चाहूंगा कि इन्हें धीरे धीरे कम किया जाए और समाज में डिमोटिवेट किया जाए। इवन एजुकेशन के माध्यम से समाज में सर इनके प्रति अवेयरनेस फैलाई जाए, जिससे कि समाज जो है वो स्वतः ही इन पदार्थों को जो है सेवन बंद कर दे। कृषि में घरेलू स्तर पर प्रयोग व नवाचारों को लागू करना आपकी हॉबी और इंटरेस्ट है। आपने क्या क्या नवाचार किए ऐसे और क्या आपने प्रयोग किए? जी सर। सबसे पहले जो है सर नवाचारों में सर हमने जो खेत की मेड़ है सर, उसका भी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस निकाला है सर। हम जो अब खेत की मेड़ पर जो है सागवान और मालाबार नीम के जो है वो वृक्ष लगाते हैं, जिससे कि हम उनको जो है वो टीक या वुडन के रूप में जो उसका यूज कर सकें और ये हमें दीर्घकालिक रूप में जो है इकोनॉमिक बेनिफिट प्रदान कर सके सर। और दूसरा सर हमने जो नए प्रयोगों को लागू इस प्रकार किया है कि काले गेहूं की जो हमने खेती करना जो है प्रारंभ कर दिया है और जो नेपियर घास है सर उसको हमने रिचका के स्थान पर रिप्लेस कर दिया सर। इस प्रकार के हमने प्रयोग किए ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके और हमारी सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। ये तो आपके प्रयोग क्या, ये तो चलता आ रहा है, पहले से ही चलता आ रहा है। जैसे रिचका को रिप्लेस किया है, ठीक है, घास से, वो तो पहले से ही चल आ रहा है, इसमें कोई नवाचार नहीं लग रहा मेरे को। जी सर, नवाचारों को सर हमने घरेलू स्तर पर लागू किया है सर। लागू किया आपने? जी। अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा, ये नैनो यूरिया और गोल्ड यूरिया, ये दोनों क्या है? जी सर, गोल्ड यूरिया में जो है सल्फर को जो एडिशनल रूप से जोड़ा जाता है ताकि जो फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता है सर उसको बढ़ाया जा सके। और जो नैनो यूरिया होता है सर, इसमें यूरिया के पार्टिकल्स जो होते हैं वो 10⁻⁹ नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के करीब होते हैं सर, 7 से 9 मीटर के करीब। और इसके छिड़काव के माध्यम से जो है सर ये पौधों में नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाता है। अच्छा, एटम छोटा होता है या नैनो पार्टिकल छोटा होता है? साइज किसकी छोटी होती है? जी सर,
सर एटम की साइज जो है 10⁻⁻10 के करीब होती है, और एटम के जो न्यूक्लियस होता है सर उसकी साइज जो है 10⁻⁻15 मीटर के करीब होती है। और जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं सर उनका जो मेजर होता है सर वो 10⁻7 से लगाकर 10⁻9 मीटर तक होता है। तो नैनो पार्टिकल थोड़े बड़े होते हैं और एटम थोड़ा सा छोटा होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, जो एटम होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या क्या होता है? जी सर न्यूक्लियस में जो है सर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और सर एंटी प्रोटॉन और न्यूट्रिनो जो है सर होता है, और प्रभावी नाभिक के इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स होता है सर। ये क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स? जी सर इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स जो होता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो बंधन बनते हैं इसकी वजह से जो प्रोटॉन जो नाभिक होता है सर उसको स्टेबिलिटी प्रदान करता है, क्योंकि प्रोटॉन काफी नजदीक होने के कारण, इतने कम क्षेत्र में होने के कारण भी वो स्थायित्व बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है सर। आप ये बताइए कि मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? जी सर ये काफी होलिस्टिक जो है सर कार्यक्रम रहेगा यदि हम मिट्टी की गुणवत्ता को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहले फसल चक्र जो होता है सर उस पर हमें ध्यान देना होगा कि हम एक ही प्रकार के फसल चक्र की अनुपालना ना करें कि पहले ये फसल बोई गई कंटिन्यूस, उसके बाद वही फसल, वापस वही फसल, क्योंकि इससे जो है विशेष प्रकार के पोषक तत्व किसी विशेष फसल को चाहिए होते हैं वो मिट्टी में कम होंगे। तो हमें फसलों को जो है सर रोटेट करना चाहिए, सबसे प्रमुख काम तो ये किया जा सकता है। अच्छा, आप मैथमेटिक्स भी रही हुई है आपके, है ना? जी सर। आप ये बताइए कि कोरोना काल में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इनका क्या कैसे यूज लिया था इनको? जी सर। हम पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन भी पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन भी पढ़ते हैं, जी सर। ठीक है, तो उनको कैसे लेते हैं डेली लाइफ में, कैसे यूज लेते हैं? जी सर इनका यूज, और कोरोना काल में इसको बहुत ज्यादा यूज लिया था डेटा कलेक्शन में कुछ ऐसे, तो कैसे यूज लेते हैं वो बताइए। जी जो छोटे डेटा सेट्स होते हैं सर उनको मिलाकर जो है हम बड़े डेटा सेट्स का जो है निर्माण कर सकते हैं, और बड़े डेटा सेट्स को जो डिफरेंशिएट करके छोटा डेटा सेट के निर्माण किया जा सकते हैं। यदि हम किसी कार्य को भारत स्तर पर लागू करना चाहते हैं तो छोटे छोटे डेटा सेट्स को जो मिलाकर हम उसे इंटीग्रेट करके एक डेटा सेट बना सकते हैं सर। ठीक सर, थैंक यू सर। कृषि की बात चल रही थी। जी सर। मोटा मोटा नॉलेज है आपको? जी सर। गेहूं की खेती जो करते हैं उसकी पूरी प्रोसेस बताओ। जी सर। बीज बोने से लगाकर बोरी में भरने तक जी सर क्या प्रक्रियाएं होती है? जी सर गेहूं जो है सबसे पहले जो है जब बोया जाता है तो हम मिट्टी को जो है सर सबसे पहले तैयार करते हैं। लगभग अक्टूबर के करीब जो है सर सबसे पहले जो है हम कल्टीवेटर का यूज़ करके, और उसके बाद में जो है अगर मिट्टी के अवशेष रह गए हैं तो रोटोवेटर का यूज़ करके उसके ऊपर जो है संवार लगा कर सर इसको हम सबसे पहले हम तैयार करेंगे, मिट्टी को तैयार करेंगे सर। उसके पश्चात जो है सर गेहूं को जो है सर बोएंगे, सीड ड्रिल की मदद से जो इसको गेहूं को जो बोया जाएगा। और यदि हम ड्रिप फार्मिंग कर रहे हैं तो उस पर जो सीधा ड्रिप बिछा देंगे, या फिर जो है बाद में अगर हम फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं तो हम उनके लिए जो सिंचाई प्रणालियों का जो है सर विकास करेंगे सर। इसके पश्चात जो है सर उसमें जो पानी छोड़ा जाता है, और फिर एक बार जो पिलाने के बाद जब गेहूं उगते हैं तब दूसरी बार तक उसका वेट किया जाता है, और 3 से 4 बार जो इसकी सर पिलाई की जाती है। उसके पश्चात जो है सर गेहूं की फसल को काटा जाता है, और उन्हें जो है जो हम देसी भाषा में सर पूला कहते हैं सर, उसको मैं अच्छे वर्ड को जो हिंदी में नहीं बता पा रहा हूँ सर, उनको बनाते हैं और फिर उनको जो सुखाकर एक जगह पर जो इकट्ठा करते हैं सर। उसके पश्चात जो है थ्रेसर से उसको निकालते हैं और सर ट्रॉलियों में भर के घर पे लाते हैं। वेरी गुड, अच्छी नॉलेज है, मतलब आपने वास्तव में काम किया है। जी सर। किया है काम? जी सर। ब्यावर को जिला बने 2 साल हो गए। जी सर। इन 2 सालों में ब्यावर में क्या बदलाव आया, और अगले 10 साल में आप ब्यावर को किस स्तर पे देखना चाहते हैं? जी सर ब्यावर जिला बनने के बाद सबसे पहले जो है मुझे सबसे बड़े परिवर्तन जो है प्रशासनिक ढांचे में जो देखने को मिले। यहाँ पर जो है वो सीईओ जो है जिला परिषद की भी जो है वो निर्माण कर दिया गया है, और जिला कलेक्टर महोदय भी जो है यहाँ पर बैठने लग गए हैं। तो इस प्रकार के जो है प्रशासनिक ढांचे में एक व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। यहाँ पर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी पूरा प्रशासनिक ढांचा जो है परिवर्तित हो गया है। और दूसरा परिवर्तन ये देखने को मिला है कि इकोनॉमिक जो बजट अलॉटमेंट होता है वो ब्यावर के लिए अलग से होता है। तो ब्यावर की जो पहले तहसीलें थी सर जो पाली में शामिल थी, हो सकता है कि उनके साथ जो उस प्रकार से जो उन्हें ट्रीट नहीं किया जाता, या उनकी स्थानिक विशेषताओं के अनुसार उनको बजट अलोकेशन नहीं होता था। अब जो है उस प्रकार से भी जो इसको बजट अलोकेशन हो रहा है सर। ये मैं मैसिव चेंजेस जो देख पा रहा हूँ। और जो आगे 10 सालों में मैं देख पा रहा हूँ कि सर ब्यावर में जो इंडस्ट्री हब बनने की जो पूरी संभावनाएं है, क्योंकि यहाँ पर जो चाइना क्ले और बहुत सारे जो खनिजों का जो है सर निकलते हैं, और इसके साथ ही जो सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो काफी डेवलप मोड में है यहाँ पर सर।
वही सर से बात करते समय क्राइम और जेल की बातें आ रही थी। जी सर। तो क्या आज के सभ्य समाज में जेल की आवश्यकता है? जी सर, आज के सभ्य समाज में सर जेल की आवश्यकता इस वजह से है क्योंकि अपराधियों में भय रहना सर काफी जरूरी होता है। ये एक प्रकार से जो है एक डिटेंशन का कार्य भी करता है, क्योंकि कोई व्यक्ति आपराधिक मनोवृत्ति का होता है तो उसे ये भय रहता है कि यदि मैं अपराध करूंगा तो मुझे जो जेल की सजा मिलेगी। ये प्रिवेंटिव मेजर के बजाय जो सर इसे डिटरेंस मेजर के रूप में भी जो इसे देखा जाना चाहिए। अच्छा, कोई भी कानून आता है, जी सर। क्या कोई भी कानून व्यवस्था में सुधार ला सकता है? सिर्फ कानून? जी सर, बिल्कुल सर, केवल कानून जो है सर सामाजिक व्यवस्था में जो है पूर्णतः सुधार नहीं ला सकता, पर एक बड़े जो संस्थागत ढांचा है सर उसमें परिवर्तन कर सकता है। पर कानूनों को जो प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन और समाज के स्वीकार्यता से जो है सर इसका हम कह सकते हैं कि समस्या का निदान किया जा सकता है। आजकल कानूनों को रिपील करने की प्रोसेस चल रही है ना। जी सर। राजस्थान सरकार ने भी घोषणा करी कि हम गैर जरूरी सारे कानूनों को हटाएंगे। ये ठीक है? जी सर। कैसे? सर, सबसे प्रमुख कारण ये है कि इसकी वजह से जो लाल फीताशाही की जो है समस्याएं जो है बढ़ती, क्योंकि कई बार जो है क्लियरेंस जो होता है, यदि कोई इंडस्ट्री जो लगा रहे हैं तो उन्हें भी अगर पुराने कानून है जो अभी उनके अकॉर्डिंग कार्य की जरूरत भी नहीं है, उनके लिए एनओसीज की जो जरूरत भी होती है। क्रिमिनल लॉज में कोई बड़ा बदलाव हुआ इन दिनों में? जी सर। क्या? सर, अभी 3 जो क्रिमिनल कोड्स को जो है सर हमने इंट्रोड्यूस किया है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और सर भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ई गवर्नेंस क्या होती है? जी सर, ई गवर्नेंस का तात्पर्य होता है कि इलेक्ट्रॉन जो इंटरनेट और प्रोटोकॉल के माध्यम से जो है सर वो सेवाओं को गवर्नमेंट टू कंज्यूमर जो है सर वो प्रत्यक्ष रूप से अवेलेबल करवाना सर, यानी कि डायरेक्ट डिजिटल सर्विस को जो है अवेलेबल करवाना सर ई गवर्नेंस कहलाता है। ठीक है। हम अक्सर बात करते हैं कि हम आदिवासियों को या जो पिछड़े लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाएंगे। आपके हिसाब से मुख्य धारा क्या है? जी सर, ये मुख्य धारा काफी होलिस्टिक जो है अवधारणा है सर। इसमें जो है सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक ढांचे में उनमें सुधार करना, कई जो कुरीतियां भी जो है देखने को मिलती है उन सभी में सुधार करके जो उन्हें मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सकता है। गुड, आपका इंटरव्यू हो गया, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।